to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। कश्मीर के संदर्भ में जब भी बात होती है तो इसे आगे का रास्ता प्रशस्त करने वाले तरीकों में से गिना जाता है। रिश्ते दो तरफा रहें, इसके लिए ये तीनों अहम हैं। इंसानियत को सुनिश्चित करने के लिए जिन बातों पर जोर दिया जाता है उनमें से एक है कि वहाँ से सैन्य दखल, जो मिलिट्री प्रेजेंस है, जो बंदूकों की प्रेजेंस है, वो कम हो और आफ्स्पा जैसे कानून हटें। इसी दिशा में बड़ा बयान एक सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA, आफ्स्पा जिसको कहते हैं, उसको वापस लेने पर विचार करेगी। कश्मीर के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में शाह ने यह भी कहा कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। शाह ने इंटरव्यू में कहा कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को केवल जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। हम आफ्स्पा हटाने के बारे में भी सोचेंगे। हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। अमित शाह आफ्स्पा हटाए जाने की बात पहले भी कह चुके हैं। 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच वर्षों से लंबित सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के कई स्थानों से आफ्स्पा को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और मेघालय पूरी तरह से वहां से आफ्स्पा हटा लिया गया है। वहीं असम 70% आफ्स्पा मुक्त हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के भी 3 जिलों को छोड़कर बाकी जगहों से आफ्स्पा को हटा लिया गया है। नागालैंड के 7 जिलों और मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन पूर्णतया आफ्स्पा से मुक्त हो चुके हैं। अब इतनी बात हो गई है तो यह भी जान लेते हैं कि आफ्स्पा है क्या। आफ्स्पा, जिसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। 11 सितंबर 1958 को बना ये कानून सबसे पहले नागालैंड में लागू किया गया था। 90 के दशक में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ा तो इसे 5 जुलाई 1990 को वहां भी लागू कर दिया गया था। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है। कानून तोड़ने वालों को चेतावनी के बाद उन पर बल प्रयोग और यहाँ तक कि गोली चलाने का अधिकार भी मिल जाता है। जब तक केंद्र सरकार आदेश न दे, सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। कभी भी किसी की तलाशी आप ले सकते हैं। तो मूल रूप से ये समस्या कश्मीर के लोगों की ओर से कई बार आती थी कि सुरक्षा बल के जवान कभी भी किसी को रोक लेते हैं तलाशी के लिए। अमित शाह का आफ्स्पा को लेकर बयान सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। जहां तक आफ्स्पा को हटाने की बात है, बिस्मिल्लाह करके आज ही शुरू करिए। जब कहते हैं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, जब कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, जब कहते हैं कि अब अलायदगी पसंद सोच रही नहीं और जम्मू कश्मीर के हालात इससे ज्यादा बेहतर कभी थे नहीं, तो इंतजार किस चीज का? पहले ही कर देना था। मैं तो 2011 से इस दिन का इंतजार करता आया हूं और कोशिशें भी हमने बहुत की आफ्स्पा हटाने की, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल का झांसा देके उनको गुमराह किया गया, उनको धोखा दिया गया, उनके साथ झूठे वादे किए गए, बिल्कुल उसी तरह इलेक्शन को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अब आफ्स्पा के मामले में भी एक झूठा वादा और धोखा देने का जो है सिलसिला किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 34 साल से लागू आफ्स्पा को लेकर वहां के पब्लिक सेंटिमेंट कैसे हैं, लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं, समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे के श्रीनगर संवाददाता अशरफ वानी से। जो है कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और सेना को इस कानून के तहत जो है इसकी आड़ में कई सारे जो है मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले जो है सामने आए हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से इसे हटाने के बारे में सोच क्यों रही है। अभी जिस अंदाज से अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर विचार विमर्श करने की बात की है, तो जाहिर है कि अगर किसी इलाके में सरकार एक तरफ ये दावा करे कि वहां पर हालात बेहतर हुए हैं, कोई आतंकवाद नहीं है, आतंकवादी घटना नहीं हो रही है, वहां पर सरकार पर यह भी सवाल लगेगा फिर कि आखिर फिर उस जगह पर या उस इलाके में
आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों है, ये विशेष अधिकार जो है सुरक्षा बलों और सेना के जवानों को क्यों है। तो एक तो वो छवि जो है सरकार को बनानी होगी, उसके लिए जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक जो है जो हालात सामान्य हो गए हैं, आतंकवाद में कमी आई है, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, उस बीच इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। दूसरी तरफ एक लोगों को चुनाव से पहले इस तरह की बात या इस तरह का दिलासा देना या इस तरह का स्टेटमेंट देना भी कुछ जो है लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है और राजनीतिक फायदा भी इससे हो सकता है कई सारे जो है इलाकों में राजनीतिक दलों को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जिस अंदाज से उत्तरी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कुछ इलाकों से हटाया गया है, तो जाहिर है कि अगर वहां से हटाया गया है हालात की बेहतरी के बाद, तो जम्मू कश्मीर में भी इसको हटाना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूर जो है एक मांग भी बनती है और एक कर्तव्य भी। तो ये तो बात रही आफ्सपा की। अब बात जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही सुगबुगाहट पर भी कर लेते हैं। अमित शाह ने इस इंटरव्यू में इस बात के संकेत दिए कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इस वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और ये जनता का लोकतंत्र होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में जम्मू कश्मीर में अक्टूबर से पहले चुनाव कराने को कहा था। जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को बदला गया है। नई परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ाकर 114 कर दी गई है, जिनमें पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK की भी 24 सीटें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटें होंगी। POK को अगर हटा दें, जिसमें कश्मीर क्षेत्र से 47 और जम्मू के इलाकों से 43 सीटें शामिल की गई हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों और 7 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात कही थी। ये हुई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की बात, और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां दिन भर 2 लोकसभा सीटों पर माथापच्ची चलती रही, रामपुर और मुरादाबाद। सबसे पहले बात रामपुर सीट की। इस सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन 27 मार्च तक यहां सपा का कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हो सका। सीट सपा के लिए अहम है क्योंकि उनके लिए मजबूत सीट है। 2004 और 2009 में यहां से सपा के टिकट पर जया प्रदा जीती थी, 14 में बीजेपी जीती, 19 में फिर से सपा से आजम खान जीते, 22 में आजम की सांसदी जाने के बाद उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी जीत गई, और अब आजम खान के गढ़ में काफ़ी जद्दोजहद के बाद सपा ने उम्मीदवार बनाया है मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को। नदवी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम हैं, मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, लेकिन रामपुर जिला इकाई में आजम खान के समर्थकों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दे दी है। उनकी मांग है कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें। इसी बीच खबरें आई कि रामपुर में सपा नेता आसिम रजा ने भी नामांकन पत्र खरीदा है। इससे भी पार्टी की टेंशन बढ़ गई। खबरें हैं कि शिवपाल यादव खुद सीतापुर जेल जाकर आजम खान से बात कर सकते हैं इस बारे में। मुरादाबाद में भी सपा को कैंडिडेट चुनने में यही मुश्किल आ रही है। यहाँ से सपा ने सिटिंग सांसद ST हसन का टिकट काट दिया। टिकट मिला रुचि वीरा को, जिन्हें आजम खान का करीबी बताया जाता है। वो बिजनौर विधानसभा सीट से 2012 में सपा के टिकट पर हार गई थी। 2014 में ही इस सीट पर उपचुनाव हुए और रुचि वीरा जीत गईं। 2017 में वो फिर हार गईं। इसके कुछ समय बाद सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2022 में वो बसपा के टिकट पर बिजनौर से लड़ी, हार गईं। इसके बाद फिर सपा में वापसी की और अब वो सांसदी का चुनाव लड़ेंगी। ST हसन का टिकट कटने से उनका खेमा 27 मार्च की सुबह से ही इस बात को लेकर खासा नाराज था। बाद में ST हसन ने कहा कि वो मुलायम सिंह यादव की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस विचारधारा को किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स जानने की है रोज़ की तरह, और इन अपडेट्स के लिए आपको ले चलते हैं ललन टॉप न्यूज़ रूम। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी दिन की सुर्खी आई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से टिकट मिला है नवनीत राणा को, और कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से टिकट मिला है गोविंद करजोल को। अमरावती सीट से नवनीत राणा 2014 में NCP के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय वो शिवसेना के आनंद राव अदसुल से हार गई थी।
2019 में इसी सीट से वो लड़ी, लेकिन इस बार निर्दलीय, और इस बार वो जीती भी। उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर वो लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अभी चित्रदुर्ग सीट से बीजेपी के ए नारायण स्वामी सांसद हैं। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के बीएन चंद्रप्पा को हराया था, जो 2014 में इसी सीट से जीत चुके थे। लेकिन बीजेपी ने इस बार सिटिंग सांसद नारायण स्वामी की जगह टिकट दिया है गोविंद करजोल को। करजोल राज्य में बसवराज बोमई की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। चित्रदुर्ग में 1991 के बाद से कोई भी पार्टी अपनी जीत को रिपीट नहीं कर पाई है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां से बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इन दिनों एक क्रम तोड़ना चाहेगी, इनकम टैक्स के नोटिसों का क्रम। आईटी विभाग ने कांग्रेस को 523 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बेहिसाबी लेन देन के मामले में नोटिस भेजा है। यह ट्रांजैक्शन 2014 से 2021 के बीच का बताया जा रहा है। कांग्रेस पहले से ही आयकर विभाग के एक बड़े एक्शन को झेल रही है। उनसे 135 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। इसी एक्शन में कांग्रेस के कुछ बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए थे। इसके खिलाफ कांग्रेस गई थी आईटी अपील ट्रिब्यूनल में, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब ये दूसरा नोटिस भी उनके दफ्तर में आ गया है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार अमृता रॉय से फोन पर बात की। उनके चुनाव प्रचार के बारे में जाना, क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में जाना। पीएम ने उनसे कहा कि केंद्र सरकार उन तमाम कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है जो ये सुनिश्चित कर सके कि बंगाल के गरीबों से लूटे गए 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जा सके। पीएम ने अमृता रॉय से कहा कि ये बात वो जाए और बाकी लोगों को बताएं, यानी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और लोगों को बताएं। अमृता रॉय टीएमसी की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इससे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बीजेपी कैंडिडेट से फोन पर बात की थी। वो थी रेखा पात्रा, जो संदेश खाली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही हैं। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।